इस पुस्तक का लेखन जिन्होंने किया है रमेश जी, मेरे मित्र और अपने विचारधारा के आधार पर लगातार आधुनिक पद्धति से अपने विचार को रखने का कार्य प्रभावी रूप से करते ऐसे सुभाष जी और उपस्थित सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, रमेश जी एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक है और विश्व हिंदू परिषद के भी कार्य में उनका बड़ा योगदान रहा है। विश्व विभाग में भी उन्होंने काम किया। संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जब संघ के संपर्क में आया है तो संघ में प्रचारक हो, संघ की पद्धति हो, उनके संस्कारों से वो सामान्य व्यक्ति असामान्य हो जाता है और उसको जीवन जीने का एक जीवन दृष्टिकोण प्राप्त होता है और धीरे धीरे वो कार्य करने वाला कार्यकर्ता, स्वयंसेवक राग, लोभ, मत्सर, द्वेष इससे ऊपर उठकर समाज के लिए और देश के लिए समर्पित भाव से सोचते हुए कार्य करते रहता है। संघ के प्रचलित विचारों के अनेक बातों के बारे में चर्चा हुई है, पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो कहा था कि हमारा स्वराज्य तो हमें आवश्यक है, पर पहले ये सोचना होगा कि स्वराज्य मिलाने के पहले हमारे देश में परकियों का राज्य क्यों आया, उसके हमारी क्या समस्याएं थी, हमारे क्या प्रश्न थे, क्या ऐसी बातें थी जिसके कारण हमारे देश में हमको स्वाधीनता को गंवाना पड़ा। और इसी चिंतन से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। स्वाधीनता के पहले भी ये बातों की चर्चा हो रही थी कि स्वराज्य पहले चाहिए कि स्वराज्य चाहिए। दोनों भी बातें अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, पर एक बात जरूर है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करते समय जो विचार व्यक्त किया है कि हमारे सभी राजे, विशेष रूप से हिंदू विचारधारा से काम करने वाले सभी राजे उस समय एक होते हैं और मिलकर अगर परकियों का सामना करते हैं तो कभी इस देश में मुगल सल्तनत का साम्राज्य कभी आ ही नहीं सकता था। और उनके भी बीच में कभी यूनिटी आई नहीं। परंतु गुरु जी ने जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो बहुत अच्छा उदाहरण बताया जाता है कि हमारे साधु संत सन्यासी शंकराचार्य सब आए, पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न रहता था कि किसका आसन कितना इंच ऊंचा है, कितना नीचा है। उसको संभालते संभालते सबको गुरुजी लगातार सबसे हाथ जोड़कर उनको बात करके खुद पीछे रहकर उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। मुझे लगता है कि कमियों के बारे में जब चर्चा होती है वो आत्मवंचना नहीं होनी चाहिए, आत्मपरीक्षण होना चाहिए। और हमारे देश के इतिहास का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब देश की मूलभूत समस्याओं को भी हम लोग अवगत नहीं होंगे। आज भी अनेक सालों के बाद हम वही समस्याओं के पीछे लगातार ग्रस्त रहते हैं और इसलिए संघ ये ऐसी हम सब के जीवन की प्रेरणा है कि उस विचारों के अनुरूप जाने से हम सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र का निर्माण भी कर सकेंगे और जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव, सामाजिक समता, समरसता, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर हमारे समाज की निर्मिति भी कर सकेंगे। और इसलिए संघ का बहुत बार अभी मुझे मौका मिलता है कि देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो विशेष रूप से बीजेपी के विरोध में है, संघ के विरोध में है,
मैं ऐसी एक नेताओं से बात करना, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो बोले आप अच्छे हैं पर संघ बुरा। मैंने उनको कहा अगर एक बात हो सकती है, एक तो मैं अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संघ अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं हो सकता। तो बोले ऐसे कैसे? मतलब मैं जो कुछ हूं वह संघ और विद्यार्थी परिषद में ही सीखा हूं, मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो संघ की एक हम स्वयंसेवकों की कमी है। और एक सुंदर राजन करके पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छे रीति से उसका वर्णन किया था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रिलेटिव वर्सेस परसेप्शन। हम पूरी तरह से जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता से मुक्त हैं। हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उच्च नीचता के भाव नहीं मानते हैं। समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, अंध, अपंग, विकलांग, दिव्यांग, विकलांग सबके लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा में काम करते हैं और समाज से छुआछूत, जातीयता को दूर करना चाहते हैं। वसंत व्याख्यानमाला में बाला साहेब देवव्रत जी ने कहा था कि अगर अस्पृश्यता और जातीयता अगर बुरी नहीं है तो दूसरी कोई बुरी चीज हो ही नहीं सकती। इतना परखड़ रूप से उन्होंने कहा था। पर यह सब होने के बाद, व्यक्तिगत व्यवहार में होने के बाद भी, परसेप्शन में, विदेशों में हो, काफी लोगों में हो, गलत प्रचारों के कारण संघ विरोधी लोगों ने जो, उसको विष कहना उचित होगा या नहीं होगा, पर मैं तो विष कहता हूं क्योंकि हम बहुत भुगतभोगी से हैं। इतने बड़े प्रमाण पर संघ की जातीयवादी, सांप्रदायिक, मौका परस्त, क्या क्या विशेषण लगाए नहीं गए और संघ और संघ विचार को नष्ट करने के लिए क्या क्या कोशिश नहीं की गई, ये भी एक बड़ा इतिहास है। पर इस सब के बावजूद आज भी हमारा विचार, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन आगे जा रहा है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जो हम स्वयंसेवकों के लिए और विशेष रूप से संघ समर्थकों के लिए एक आह्वान के रूप में है कि समाज जीवन में और राजनीतिक जीवन में कुछ लोग जैसे नहीं होते वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम अच्छे होने के बाद, हम सामाजिक समता, समरसता, आर्थिक समता, समरसता के लिए कटिबद्ध होने के बाद, चाल चलन, व्यवहार और चरित्र में हमारा व्यवहार ऐसा होने के बाद में भी परसेप्शन में, समाज में हमारे बारे में और बुरी तरह से गलत फहमियां फैलाई गई। जिन्होंने गलत फहमियां फैलाई गई उनके लिए तो उनका काम उन्होंने किया होगा, पर हमारे व्यवहार से इसको दूर करने के लिए भी हमको और कोशिश करनी होगी। और धीरे धीरे उस प्रतिमा को काफी बदल भी रही है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्र को अगर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है तो राष्ट्र ये समाज है और समाज में व्यक्ति उसका केंद्र बिंदु है। और संघ के विचारों के आधार पर जब व्यक्ति, संस्कारों के आधार पर व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तब समाज अच्छा नहीं बनेगा, और जब तक अच्छा और सशक्त समाज नहीं बनेगा तब तक बलशाली राष्ट्र नहीं बनेगा। और इसलिए संघ का आज अनेक क्षेत्रों में काम चल रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है, लाखों स्कूल चल रही हैं, हजारों लाखों बैंकें चल रही हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने ऐसे सामाजिक उपक्रम है जो वनवासी क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। इतना बड़े प्रमाण पर संगठन का विस्तार हुआ है, कितने हमारे वसति गृह चल रहे हैं, कितने हमारे ट्राइबल सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट में कितने जगह पर मेडिकल हॉस्पिटल चल रहे हैं। पर कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। आज मुकुंदराव नहीं है पंशीकर जी, मुकुंदराव जी की बड़ी इच्छा थी कि रतन टाटा डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए संभाजी नगर आए। तो मुकुंदराव जी ने मुझे कहा कि तुमको ये करना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारी बात नहीं कहेंगे। तो मैं उनको बुलाने के लिए उनको मिला, तो मुझे बोलने लगे कि वो डॉक्टर हेडगेवार संघ, तो उनके मन में इतनी बातें जो थी मैंने सबका जवाब दिया था। आरवी पंडित थे, बड़े अपने कट्टर है, आज भी है, और आरवी पंडित जी ने उनको बहुत अच्छा समझाया, थोड़ा बताया भी कि आप क्या वो बोल सकते थे, मैं नहीं बोल सकता था।
और जब हम उतरे हवाई जहाज से तो कुछ संभाजीनगर में कुछ पिछड़े बस्तियों में गए, तो रतन टाटा जैसे व्यक्ति बोलते हैं ऐसा काम आप कर रहे, सब लोगों को कर रहे, सब जाति के लोगों को आप ये कर रहे। तो उनके मन में एक आश्चर्य था कि मेरे मन में जो इमेज थी ये क्या है। बाद में जब डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का हमने उद्घाटन किया और वहां कहा कि हमको कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, हमको पैसे मांगने के लिए या कोई डोनेशन के लिए हमने आपको नहीं बुलाया। और वो पूरा कार्यक्रम समाप्त हुए निकले तब मुझे बोलने लगे कि मैं क्या समझ रहा था और मुझे बहुत दुख है कि बहुत अलग बात थी। और यही मुझे लगता है कि हमारे अच्छे कार्यों को हम समाज तक पहुंचाने में मीडिया से जरा, मीडिया का भी अपना एक रोल है, तो हम लोग बहुत कम पड़े हैं। और इसलिए आज हमारी विचारधारा जो है, जो हमारे राष्ट्र के लिए आज की सभी समस्याओं का एकमात्र उत्तर है, उसको हम ठीक प्रकार से अभी भी और गति से हमको पहुंचाने की आवश्यकता है। हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में इतनी बड़ी प्रमाण पर गलतफहमियां हैं कि अच्छे अच्छे लोग हिंदू और हिंदुत्व कहा तो ऐसा लगता है उनको कि क्या मेरे ऊपर क्या होगा। हिंदुत्व ये सर्वसमावेशक है, सहिष्णु है, सहजता, सरलता, सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता, ये तो हिंदुत्व की विशेषता है। और ये विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हिंदू को हमको किसी ने सहिष्णुता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 5,000 सालों का इतिहास है कि हमारे कोई राजाओं ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, कोई परधर्मियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया। हम सहिष्णु हैं, पर ये सब कुछ होने के बाद हम जातिवादी है, सांप्रदायिक है, मौकापरस्त है, एंटी माइनॉरिटी है, सब छपका झपका कर हमारे को इमरजेंसी में लकड़ी की तलवारें भी टीवी पे दिखती थी, तो उसके साथ वो आनंद मार्ग की कौटियां भी दिखाते थे, जैसे कोई संघ में कोई मंत्र क्या क्या। मैं तब स्कूल में था, मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। पर आज मुझे इस बात से विश्वास लग रहा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम अपनी बातों पर कायम हैं, पर अब समाज बदल गया, देश बदल गया। अब लोग आते हैं मिलने के लिए चुपचाप, तो जो आप प्राइवेट बात करेंगे तो बोला क्या, नहीं मैं संघ का सदस्य हूं। मुझे 2-3 लोग बड़े थे, बोले आप हंस गए। मैंने बोला अब हमारी सरकार आई तो सब स्वयं कर गए। मेजोरिटी लोग तो ऐसे हैं, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नो अपॉर्चुनिस्ट। और इसलिए हमारे देश में विचार भिन्नता की समस्या नहीं है, विचार शून्यता की समस्या। और हम जो कमिटेड है, जो कन्विक्शन ओरिएंटेड है, जो संघ विचार को जीवन दृष्टिकोण मानते हैं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास, व्यक्ति निर्माण, इसमें जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम मिलेंगे। और इस विचार का, संगठन का जितना बड़े प्रमाण पर विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा, उतने आधार पर देश में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये प्रभावी उपकरण है, पर यह समझकर काम करने वाले नेता कहां हैं? सामाजिक दायित्व और संवेदनशीलता का भाव जिन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में जिनको मिला, उनका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र उसके अनुरूप है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि हम सब परफेक्ट हैं। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। पर बाय एंड लार्ज इस विचार पर काम करने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्या मिला उनको? हमारे जैसे बहुत जूनियर लोगों को बहुत बड़े बड़े पद मिले हैं, पर जिन्होंने अपनी जीवन, अपना परिवार, सर्वस्व बलिदान किया है, ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और स्वयंसेवक है, उनके जीवन में कुछ नहीं मिला। फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने राष्ट्र का एक सपना देख रहे हैं। और ये सपना पूरा करने की जो उनके मन की उत्कट भावना है, उनको लगता है कि ये सपना पूरा होगा। और प्रतिकूल स्थिति में परिवार, बच्चे, लड़के, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गांव में रहते हैं। मुझे पता है कि इमरजेंसी में कितने घर परिवार कैसे बर्बाद हुए।
पर इस सब में भी वो खुशी से दौड़ रहे और काम करते रहे। और ऐसे लोगों ने, बाला साहब जी ने एक बार कहा था कि हमारा संगठन किसी के आशीर्वाद से बड़ा नहीं हुआ, हमारे प्रचारक, कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के बलिदान से, परिश्रम से हमारा संगठन बड़ा हुआ। और पीढ़ियां काम करते हुए लोग चल रहे हैं। दत्तोबल जी कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, पर एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर ही थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी, और 100 साल का सोच के काम करता है। और यही प्रेरणा लेकर अनेक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसमें से रमेश जी भी ऐसे ही कार्यकर्ता है कि जिन्होंने संघ विचार अपने जीवन में, उन्होंने एक जीवन का उसका मार्ग माना, कोई अभिलाषा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा न रखते हुए समर्पित भाव से स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते रहे। आज उन्होंने ये किताब भी लिखी है, हमारे सबके लिए प्रबोधन के लिए प्रेरणा स्तोत्र है। एक बात केवल थोड़ा सा, मैं जब घूमता हूं विदेशों में तो एक बात पर मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता है, क्योंकि रशिया में, चीन में, अमेरिका में, इवन यूरोप में सभी संगठन और राजनीतिक पार्टी और सरकारों के पास जब लोग बात करते हैं तो उनके इकोनॉमिक थिंकिंग पर ज्यादा बात करते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि संघ के विचारों से ही प्रेरित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपना सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में दिया है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसका जब तक जीवन सुसह्य नहीं होगा, उसको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है। सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमें किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे खून में है। और राष्ट्रभक्ति तो हमारा आधार है। हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मान, ये हमारा संस्कार है। और हमारे में से अनेक कार्यकर्ता अनेक क्षेत्रों में बेचारे प्रतिकूल स्थिति में समाज के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हमारा जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का विचार है, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है, उसमें ये जो गांव, गरीब, मजदूर और किसान की जो नीतियां हैं, उसको अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर हम वर्ल्ड की इकोनॉमी बना सकते हैं। और ये हमारे कार्य का आधार है, जिसके लिए नरेंद्र भाई बार बार इस बात को जिक्र करके इस बात का आग्रह करते हैं कि हमारी सरकार अंत्योदय के विचार पर है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि 47 के बाद इस देश में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, 3 बातों की चर्चाएं थी। जो कम्युनिस्ट थे वो समाप्त हुए। हमारे यहाँ तो नागपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय था, वो बिल्डिंग बीजेपी ने खरीदी थी, तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को पकड़ी दी और उनका कार्यालय ले लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी का पता नहीं चल रहा है। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई यहां गिरा, वो भी कहीं दिखते नहीं। पर एक समय कम्युनिस्ट कहना और समाजवादी कहना ये फैशन थी। और ये बात है कि इस मूवमेंट ने भी अच्छे अच्छे नेता दिए। श्रीपाद अमृत डांगे जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक, मधु दंडवती और मधु लिमय तक, उनका भी देश के विकास में कंट्रीब्यूशन है। राम मनोहर लोहिया जी का विचार लेकर वो भी चलते रहे। और एक तरफ स्वतंत्र पार्टी के रूप में पूंजीवादी विचारों के लिए भी आधार पर बहुत बड़े प्रमाण पर पार्टियां बनी, उन्होंने भी काम किया। पर आज 70 साल के बाद वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से हम ग्रस्त हैं। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। और जो अर्थशास्त्री अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि किसी भी देश में जो समाजवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी
चाइना को पता है कि चाइना बदल गया। मैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाते एक डेलीगेशन लेके चाइना गए थे हम लोग, तो वहां केवल लाल झंडा था, बाकी कोई कम्युनिस्ट और कोई मार्क्स नहीं, लेनिन नहीं, कहीं नहीं था। पूरी जैसे हमारे यहाँ इनारा है वैसे वहां नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, लिबरल इकोनॉमी बनी, कानून बदल गए और पूरा अमेरिका साम्राज्यवादी स्वतंत्र विचार के आधार पर एक लिबरल अप्रोच में चाइना खड़ा किया। पर आज चाइना भी समस्याओं से ग्रस्त है। लाल झंडा छोड़कर बाकी उन्होंने सभी को छोड़ दिया। पर अमेरिका के साम्राज्य विचार के आधार पर जो अमेरिका में हुआ वो भी विकल्प नहीं है। और जो समाजवादी थे उनके भी परिणाम स्वरूप जो बातें हो रही थी कि ये गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, राष्ट्र को सुखी समृद्ध संपन्न बनाएंगे, वो समाजवादी मॉडल भी कोलैप्स हुआ। तो विश्व में ये थिंकिंग है कि आज प्रगति और विकास के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ राष्ट्र के निर्माण में कौन सा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है जो अब देश ने वर्ल्ड में स्वीकारना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर व्यक्ति परिवर्तन, व्यक्ति निर्माण के आधार पर और जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े उनका विचार करने वाली सामाजिक और आर्थिक विचारधारा और उसके आधार पर सुखी समृद्ध और संपन्न राष्ट्र, ये ही आधुनिक काल में हमारे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मैं लंदन के पार्लियामेंट में जाने का मौका मुझे मिला। वसुंधरा जी और कृति ईरानी और हमारा डेलीगेशन गया था। तो भाषण होने के बाद जब मैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर के पास चाय पीने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मैंने उनको कहा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। फिर मैंने उनको पूछा आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूरोपियन देशों में ये हो रहा है कि हमारे लड़कियों की शादी होने के पहले ही वो माता बन जाती है और ये बहुत बड़ा सोशल इश्यू बना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा आप क्या ये समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब गरीबी है तो ये कैसी समस्या नहीं है? तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश में हमारी परिवार पद्धति, जीवन पद्धति, शिक्षा पद्धति ये मूल्याधिष्ठित है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम। इसलिए हम गरीब जरूर है पर हमारे सामाजिक, शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन में मूल्य होने के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार के ये समस्या नहीं के बराबर है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केशवानंद भारती केस में कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैसे संघ विचार के आधार पर जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने, गुरु जी ने, बाला साहब जी ने और आज भी मोहन जी ने जो विचार हमारे सामने दिए हैं उसके आधार पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो, सबका उपयोग करके कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इससे हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाना और दूसरी ओर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर जो संस्कार हमको मिले हमारे संगठन में, उसके आधार पर व्यक्ति का निर्माण करके हमारी सामाजिक पद्धति, जीवन पद्धति, पारिवारिक पद्धति, शिक्षा पद्धति को समृद्ध करना, ताकि हमारा समाज जीवन भौतिकवाद के आधार पर समृद्ध संपन्न हो पर उसके दोषों के कारण उद्ध्वस्त न हो जाए। उसके साथ साथ हमारे विचारों के आधार पर उसका निर्माण भी हुए, दोनों का समन्वय करके ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जो विचारधारा का हम सबको संस्कार मिला है उसके आधार पर केवल हिंदुस्तान का ही नहीं तो विश्व का भविष्य बदल सकते हैं, इतनी ताकत हमारी विचारधारा में है। आवश्यकता है कि हम आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हम समस्याओं के विकल्प हैं, उसके जवाब हैं, इस आत्मविश्वास के साथ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, समाज जीवन, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सब क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल लेकर हम उसको प्रस्तावित करेंगे तो मुझे लगता है केवल हिंदुस्तान में नहीं तो विश्व को भी हम दिशा देने की क्षमता रखते हैं। हम विश्व का सबसे बड़ा
शक्तिशाली संगठन है और ये किसी व्यक्ति और परिवार का नहीं है, तो राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है और इसीलिए विश्व का अद्वितीय संगठन के रूप में इसका चिंतन रमेश जी ने इस किताब में किया है। काफी बातें जो है जिससे हम तो परिचित है, क्योंकि वो बातें बार बार सबके सामने आती ही रहती है। पर अब आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, जैसे संघ में हाफ पैंट थी फुल पैंट हो गई, हम लोगों को कुछ नहीं लगा और देखने वाले लोगों को बड़ा मुझे पहले बदल गया। आप लोग उनको मालूम नहीं किया सोच, मतलब संघ ने पुराना, मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वो तुम पैंट शर्ट पहनते हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम धोती पहनो पैजामा। मैं ऐसा फालतू काम नहीं, मेरे जो पहनूंगा तुमको मानना है तो मानो, मेरा तो मत मानो, मैं नहीं। मैं पैंट शर्ट पहले सब पहनता था, संघ में जाता तो हाफ पैंट पहनता था। तो मतलब मैं जनता है, मुझे स्वीकारना चाहिए, ये किसी प्रकार का नाटक मुझे नहीं करना। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज मुझे बहुत बार पूछा, मैं वो इसलिए पूछा कि बीजेपी का अध्यक्ष है, धोती पहना हुआ, पंखे का धोकर नीचे में टीला लगा के ये बोले फुल पैंट शर्ट में कैसे, बहुत इंग्लिश मीडियम में मुझे पूछते थे। कई संघ ने ये पुरानी बातों का आग्रह नहीं किया, सबको अधिकार दिया। हमने कहीं पैंट शर्ट पहना तो कभी संघ ने ये नहीं कहा ये क्यों पहनते, पर इमेज कैसी दूं। और इसलिए मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन दो शब्दों में फर्क है। हमको वेस्टर्नाइज तो नहीं होना है, पर मॉडर्नाइज होना है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इस ज्ञान का आधार लेना है। हमारे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टर वर्ल्ड में हमारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हैं। तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा एजेंडा होना ही चाहिए। और कृषि क्षेत्र से लेकर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, फाइनेंस तक, जो हमारा अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, जिसका केंद्र बिंदु गरीब व्यक्ति है, उसके आधार पर समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था के आधार पर परिवर्तन करने की जो हमारी संकल्पना है, इन दोनों को मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, हमारी जीवन पद्धति, जो हमारे संस्कार, ये हमारी ताकत है, इन तीनों के समन्वय से मुझे लगता है कि हम देश को भी आगे ले जा सकेंगे और विश्व को भी दिशा दे सकेंगे। रमेश जी ने बहुत अच्छा किताब लिखी है और संघ में और ज्यादा लिखना चाहिए, मीडिया में बताना चाहिए, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ऐसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं हम जैसे नहीं है। और मुझे लगता है ऐसी बातों से ही संघ का सही स्वरूप, सत्य अनेक लोगों तक पहुंचाने का काम रमेश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा समाप्त करता हूं। धन्यवाद।